नमस्कार। आरएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम संविधान निर्माण पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जो दंगों की भीषण आग में जल रहा हो, हाँ, बिल्कुल। जहां गरीबी अपने चरम पर हो, संचार और परिवहन के साधन न के बराबर हो, और सबसे बड़ी बात, जिसे अभी तक पूरी तरह आजादी भी न मिली हो। सही कहा, हालात बहुत ही नाजुक थे उस वक़्त। हाँ, और वहां के लोग एक साथ बैठते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान बनाने का एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। इम्पॉसिबल तो लगता ही है सुनने में। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा सिर्फ कुछ तारीखें या अनुच्छेद रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो आज के नोट्स और अध्ययन सामग्री है, हम उसके जरिए उन मास्टरमाइंड्स और उनकी रणनीतियों को डिकोड करेंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश का संविधान, वो महज़ कानूनी पन्नों का एक पुलिंदा नहीं होता। ये दरअसल उस देश की आत्मा होती है। का उद्देश्य यही है कि हम उस क्यों और कैसे को समझें। मतलब जो फैसले लिए गए उनके पीछे की मजबूरियां क्या थी? सही कहा। और वे फैसले कैसे लागू हुए, मैं यही बताना चाह रही थी। बिल्कुल। अब अगर हम नोट्स के पहले हिस्से को देखें, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि संविधान बनाने की ये मांग रातों रात तो पैदा नहीं हुई थी। हाँ, इसमें दशकों लग गए थे। वही तो। अगर हम इस मांग के इतिहास को देखें, तो ये किसी सीधी टाइमलाइन की तरह नहीं है। मतलब ये विचारों के तीन अलग अलग चरणों की तरह नजर आता है। हम्म 3 चरण। हाँ, पहला चरण था एक विचार का जन्म, जब 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार इसकी नींव रखी थी। अच्छा, तो शुरुआत तिलक जी से हुई थी। हाँ, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत का राजनीतिक भाग्य खुद भारतीय ही तय करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा चरण वो था जब ये एक औपचारिक मांग बन गया, जैसे 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट आई। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण थी। और फिर 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार सबके सामने रखा। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें ना, तो इस विचार को सबसे पहले स्वराज पार्टी ने उठाया था। अरे वाह, स्वराज पार्टी। मतलब ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। एकदम सही। और फिर आता है तीसरा चरण, जब ये मांग अंग्रेजों के सामने एक शर्त बन गई। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ये मांग की थी। हाँ, आधिकारिक मांग बहुत जरूरी थी उस वक्त। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा साहसिक लगती है, वो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा। वयस्क मताधिकार वाली घोषणा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा ही इसे बनाएगी। ये वाकई बहुत क्रांतिकारी विचार था। है ना? एक ऐसे देश में जहां अंग्रेजों ने मुट्ठी भर लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया था, वहां हर वयस्क के लिए वोट की मांग करना एक बहुत बड़ा कदम था। निश्चित रूप से। और अंग्रेजों की प्रतिक्रियाएं भी उनके कमजोर होते वर्चस्व की कहानी बयां करती हैं। मतलब उन्हें झुकना ही पड़ा। हाँ, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने पहली बार ये मांग मानी तो सही, लेकिन उसमें संविधान सभा शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं था। अच्छा, मतलब शब्दों से खेल रहे थे वो। बिल्कुल। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा की बात की, लेकिन उसे भी भारतीय नेताओं ने नकार दिया। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम सभी 50 सालों तक एक बड़े महल का सपना देख रहे हैं और सामने वाला सिर्फ कागज पर एक कच्चा नक्शा दिखाकर टरका रहा है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है हम्म और बात बन जाती है। तो मेरा सवाल यह है कि इस मिशन में ऐसा क्या अलग था कि जो काम आधी सदी में नहीं हुआ, वो 1946 में हो गया? उम्म, इसके पीछे दरअसल वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह टूट चुका था। अच्छा, तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा होगा। बहुत ज्यादा दबाव था। तो कैबिनेट मिशन ने भारत आकर एक व्यवहारिक ढांचा पेश किया। उन्होंने सिफारिश की कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए। मतलब सीधे जनता वोट नहीं करेगी। हाँ, ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होना था, लेकिन तत्कालीन अशांत परिस्थितियों में यही सबसे सुरक्षित और तेज तरीका था। समझ गया। कैबिनेट मिशन ने ये तो तय कर दिया कि सभा बनेगी, लेकिन असली चुनौती तो ये थी कि इतने बड़े और विविध देश में प्रतिनिधि चुने कैसे जाएंगे। ये सबसे जटिल काम था। हाँ, नोट्स में जो संरचना दी गई है उसके अनुसार कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई। इसे दो हिस्सों में बांटा गया था। ब्रिटिश भारत और रियासतें। बिल्कुल।
296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देशी रियासतों से। और इसमें चीफ कमिश्नर प्रांत भी तो थे। हाँ, ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए थीं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। सही। और प्रतिनिधित्व का फॉर्मूला बड़ा सीधा रखा गया था। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। जी, और यहाँ जिस निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल हुआ, हम्म। उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत हुआ था हम्म। और इसमें एकल संक्रमणीय मत का इस्तेमाल किया गया। सदस्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था: मुस्लिम 78, सिख 4 और सामान्य 210। अच्छा, सामान्य में बाकी सभी आ गए? हाँ, सामान्य में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई आदि सभी शामिल थे। लेकिन रुकिए, ये एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझें कि इसमें वोट देने वाला व्यक्ति सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता। तो फिर कैसे वोट देता है? वो अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को रैंक करता है, हम्म। जैसे पहली पसंद, दूसरी पसंद। अच्छा, रैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल। अगर पहली पसंद के उम्मीदवार को जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिलते या उसे जरूरत से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो आपका वोट बर्बाद नहीं होता। अरे वाह! हाँ, वो वोट आपकी दूसरी पसंद के उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। इसका मकसद यही था कि अल्पसंख्यकों और छोटे समूहों के वोट बेकार ना जाए और उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ये तो एक बहुत ही शानदार और समावेशी व्यवस्था थी। और जुलाई-अगस्त 1946 में हुए चुनावों के परिणाम भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, परिणाम काफी दिलचस्प थे। बिल्कुल, 296 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। हम्म। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, हम्म। 8 निर्दलीय चुने गए हम्म। और 7 अन्य दलों को, जैसे यूनियनिस्ट और कम्युनिस्ट वगैरह को, एक-एक सीट मिली। सही आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ एक बात जो नोट्स में हैरान करती है, हम्म। वो ये है कि भारत के 2 सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे, हम्म। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, हम्म। इस संविधान सभा का हिस्सा ही नहीं थे। जी हाँ। मतलब उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। साथ ही जेपी नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने त्याग पत्र दे दिया था। देखिए, गांधी जी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। हम्म। उनका मानना था कि उनकी भूमिका समाज को सुधारने और राष्ट्र निर्माण की है, हम्म। सत्ता की गलियारों में बैठकर नियम बनाने की नहीं। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इस सभा की संरचना में जो बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मुझे लगती है, वो है 15 महिला सदस्यों की भागीदारी। बिल्कुल, 1946 के भारत में जब महिलाओं की साक्षरता दर नाम मात्र की थी, 15 महिलाओं का उस सर्वोच्च पटल पर बैठना कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कदम था। एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी वेलायुधन का नाम यहाँ सबसे ज्यादा चमकता है। एक युवा दलित महिला का उन शक्तिशाली लोगों के बीच बैठकर देश का भविष्य तय करना, ये दिखाता है कि पुरानी बेड़ियां टूट रही थीं। बिल्कुल टूट रही थी। इसके अलावा बेगम एजाज रसूल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी कई प्रभावशाली महिलाएं भी वहां मौजूद थीं। ये उपस्थिति इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये सभा महज विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों का कोई बॉयज क्लब नहीं थी। हाँ, सही कहा। ये उस समय के भारत का एक माइक्रोकॉज़म यानी सूक्ष्म रूप था, जहां हर आवाज को जगह देने की कोशिश की गई थी। तो चलिए, चुनाव तो हो गए, लेकिन काम शुरू होना भी बाकी था। और शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही। बिल्कुल नहीं। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 389 में से केवल 207 सदस्य ही उपस्थित हो पाए। जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं। हाँ, 9 महिलाएं उपस्थित थीं और फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी तौर पर। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यहाँ बीएन राव की भूमिका को अक्सर कम आंका जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वे एक बेहद काबिल न्यायविद थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और संविधान का पहला प्रारंभिक ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। उनकी मेहनत के बिना आगे का काम बेहद मुश्किल हो जाता। मतलब उन्होंने जमीन तैयार कर दी थी। और इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को एक ऐतिहासिक पल आया। जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कोई विशाल जहाज बना रहे हों और सबसे पहले एक कंपास या ब्लूप्रिंट तैयार करें,
जो बताए कि ये जहाज किस दिशा में जाएगा। बहुत सटीक उदाहरण है ये। और ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया था। तो इसमें मुख्य बातें क्या थीं? इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा। राज्यों की स्वायत्ता की बात की गई और इसमें अवशिष्ट शक्तियों का भी जिक्र था। एक मिनट, ये अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअल पावर्स क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है ऐसे विषय जो भविष्य में पैदा हो सकते हैं, जिनका जिक्र आज की किसी भी सूची में नहीं है। अच्छा, जैसे आज के समय में साइबर कानून वगैरह? बिल्कुल सही पकड़े आप। साइबर कानून इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो उस समय ये तय किया गया कि ऐसे नए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। उद्देश्य प्रस्ताव में मूल रूप से इन्हें राज्यों को देने की बात थी, ताकि राज्यों की स्वायत्ता बनी रहे। समझ गया। लेकिन जो बात मुझे इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा भावुक करती है, वो है इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द, कौन सी शब्द? जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, साथ ही अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के संरक्षण का वादा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। वही तो, एक ऐसा समाज जो जातियों, छुआछूत और भयानक गरीबी से ग्रसित था, वहां कागज पर समानता लिखना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी सामाजिक क्रांति का ऐलान था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये महज एक घोषणा पत्र नहीं था। ये उस नए भारत का वादा था जहाँ कोई भी नागरिक खुद को दूसरे दर्जे का न समझे। तो दिशा तो तय हो गई, लेकिन इस विशाल दस्तावेज को जमीनी स्तर पर लिखने का काम कैसे हुआ? नोट्स के अनुसार इसके लिए कई महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थीं, हाँ, काफी सारी समितियां थीं। जैसे संघीय शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और संचालन समिति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे। हम्म, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी 29 अगस्त 1947 को बनी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थी। सही कहा। प्रारूप समिति इस पूरी प्रक्रिया का हृदय थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनके साथ 6 अन्य विधि विशेषज्ञ भी थे। उनके नाम भी काफी अहम है। हाँ, एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधवराव और टी टी कृष्णामाचारी। नोट्स में एक जगह लिखा है कि इस समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। बिल्कुल। हमें एक आम आलोचना दिमाग में आती है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमने तो बाहर से चीजों बस कट कॉपी पेस्ट कर ली। तो क्या हमने वाकई सिर्फ एक उधार का थैला तैयार किया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूसरे देशों के नियम भारत जैसी जटिल जगह पर बिना बदलाव के कैसे लागू हो सकते थे? देखिए, ये कॉपी पेस्ट वाला तर्क बिल्कुल निराधार है। 60 देशों के संविधानों को पढ़ने का मतलब उनकी अंधी नकल करना नहीं था। तो फिर क्या था? डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने दुनिया के बेहतरीन लोकतांत्रिक प्रयोगों को देखा, उनकी कमियों को समझा और फिर उन्हें भारतीय समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अडेप्ट किया, यानी ढाला। मतलब हमारी परिस्थितियों के हिसाब से कस्टमाइज किया। हाँ, और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का अध्यक्ष होना ही बहुत कुछ कहता है। वे कांग्रेस के सबसे प्रखर आलोचकों में से एक थे। हाँ, ये बात तो है। इसके बावजूद कांग्रेस के बहुमत वाली सभा ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी। ये दिखाता है कि वे लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक संतुलित दस्तावेज बनाना चाहते थे। इसी मेहनत का नतीजा था कि 3 अलग-अलग विस्तृत पठनों या रीडिंग्स और हजारों संशोधनों पर बहस के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया गया। जी। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात दी गई है। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत 16 में से 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ऐसा क्यों? 2 महीने इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस वक्त हालात बहुत नाजुक थे। देश का विभाजन हो चुका था और लाखों लोग सीमा के दोनों ओर विस्थापित हो रहे थे। अच्छा, नागरिकता का मुद्दा? बिल्कुल। कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं, ये तय करना तुरंत जरूरी था। इसलिए नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद लागू किए गए। और चुनाव भी तो करवाने थे। हाँ, देश में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का बनना भी तत्काल आवश्यक था। ये वाकई उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। अब अगर हम कुछ उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें जो हमारे सभी श्रोतागण के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इस पूरे महाकाव्य को लिखने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लेकिन नोट्स का एक हिस्सा मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। कौन सा हिस्सा?
सभा की दोहरी भूमिका का हिस्सा। 15 अगस्त 1947 के बाद यह सभा एक पूर्ण संप्रभु संस्था बन गई थी। हम्म। लेकिन यह एक साथ दो काम कर रही थी। मतलब सुबह ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा के रूप में बैठती थी, जैसे कोई आर्किटेक्ट भविष्य के भारत का नक्शा बना रहा हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर दोपहर बाद या शाम को ये जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में विधायिका या अंतरिम संसद के रूप में बैठती थी, जैसे कोई मैनेजर देश के रोजमर्रा के कामकाज के लिए कानून बना रहा हो। एक ही संस्था, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग काम कर रही थी। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा और अभूतपूर्व प्रयोग था। 15 अगस्त 1947 के बाद एक और बड़ा बदलाव आया था। क्या बदलाव? देश के विभाजन के कारण मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, जिससे सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई थी। संख्या घट गई थी। कुछ और ऐतिहासिक तारीखें जो इन नोट्स में दर्ज हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। जी। और इस दस्तावेज की सुंदरता सिर्फ इसके कानूनों में नहीं है, बल्कि इसकी कला में भी है। बिल्कुल, कलाकृतियों का बहुत महत्व है। संविधान का प्रतीक हाथी रखा गया था और इसे किसी मशीन से टाइप नहीं किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अंग्रेजी में और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में अपने हाथों से लिखा, मतलब कैलीग्राफी की थी। और सजावट भी तो शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी ना? बिल्कुल। हर पन्ने की शानदार सजावट शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा द्वारा की गई थी। बहुत ही खूबसूरत। और चूंकि हम इन विस्तृत नोट्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें राजस्थान के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, राजस्थान का योगदान अहम था। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था। वीटी कृष्णमाचारी, जो जयपुर से थे और सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा जैसे दिग्गज इसमें शामिल थे। और सबसे ज्यादा 3 प्रतिनिधि अकेले जयपुर रियासत से थे। रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। चलिए, अब इस चर्चा के सबसे तीखे और विश्लेषणात्मक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आलोचनाएं। नोट्स के अंतिम पन्नों में 6 प्रमुख आलोचनाओं का जिक्र है और मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनकर आपसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहली आलोचना ये है कि ये सभा प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों को भारत की आम जनता ने सीधे वोट देकर नहीं चुना था। सैद्धांतिक रूप से ये आलोचना सही लग सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बिल्कुल नहीं। 1946 में पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, लाखों लोग बेघर थे। हालात सामान्य नहीं थे। बिल्कुल। उस समय वयस्क मताधिकार के आधार पर करोड़ों लोगों का वोटर लिस्ट बनाना और चुनाव करवाना लगभग नामुमकिन था और इसमें कई साल लग जाते। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव का रास्ता ही उस समय का सबसे तार्किक और तेज समाधान था। दूसरी आलोचना यह है कि ये संप्रभु संस्था यानी सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये अंग्रेजों के कैबिनेट मिशन की योजना के तहत बनी थी। शुरुआत में ये बात सच थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ, ये सभा पूर्ण रूप से संप्रभु हो गई। अच्छा, तो फिर अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद ब्रिटिश संसद का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और इसने हर फैसला अपनी मर्जी से लिया। तीसरी बात, जो लोग अक्सर कहते हैं कि इन्होंने बहुत समय बर्बाद किया। अमेरिका ने तो अपना संविधान महज 4 महीने में बना लिया था और हमें लगभग 3 साल लग गए। ये तुलना ही बिल्कुल बेमानी है। अमेरिका का मूल संविधान मात्र 7 अनुच्छेदों का एक बहुत ही छोटा दस्तावेज है। वहाँ हर राज्य का अपना अलग संविधान है। ये तो है। इसके विपरीत भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और अत्यधिक विविध देश है। यहाँ केंद्र और सभी राज्यों के लिए एक ही विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद थे। मतलब इतना कुछ एक ही जगह लिखना था? हाँ, इतने बड़े देश में हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हर छोटी बात को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी था। इसलिए 3 साल का समय लगना बिल्कुल जायज था। अब चौथी आलोचना पर आते हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व। कहा जाता है कि वहां सिर्फ कांग्रेस की ही चलती थी। सभा में कांग्रेस का बहुमत जरूर था, लेकिन उन्होंने इसे एक पक्षीय दस्तावेज कभी नहीं बनने दिया। कैसे? जैसा कि हमने पहले चर्चा की,
डॉक्टर अंबेडकर जैसे प्रखर गैर कांग्रेसी आलोचक को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना ही इस बात का सबूत है कि वे हर विपरीत विचारधारा को सुनना और उसमें शामिल करना चाहते थे। ये भी सच है। और पांचवी आलोचना इसी से जुड़ी है कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। ये दावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पूरी व्यवस्था को ही नकार देता है। आबादी के अनुपात में मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सभी को सीटें दी गई थी। हाँ, वो तो हमने चुनाव वाले हिस्से में देखा ही था। और सबसे अहम बात, जिस दस्तावेज की बुनियाद ही धर्मनिरपेक्षता और समानता हो, उसे किसी एक धर्म का वर्चस्व कहना तर्कों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और आखिरी आलोचना, वकीलों और राजनेताओं का प्रभुत्व। कहा जाता है कि संविधान सभा में सिर्फ वकील और नेता भरे पड़े थे, इसीलिए संविधान की भाषा इतनी जटिल और भारी भरकम हो गई जिसे आम इंसान समझ ही नहीं सकता। अगर वहां सिर्फ वकील बैठे थे तो क्या ये आम आदमी का दस्तावेज रह गया था? भाषा की जटिलता का कारण वकीलों का शौक नहीं था, बल्कि कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता है। मतलब कोई लूप होल ना बचे। बिल्कुल। संविधान को हर स्थिति के लिए इतना स्पष्ट होना चाहिए कि भविष्य में कोई भ्रम या लूप होल न बचे जिसका गलत फायदा उठाया जा सके। वकीलों ने इसे वो कानूनी स्पष्टता दी। रही बात राजनेताओं की, तो लोकतंत्र में राजनेता ही तो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। इन सभी आलोचनाओं और उनके खंडन को समझने के बाद अगर हम इस पूरी चर्चा का एक विश्लेषण करें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल साफ हो जाती है। ये 3 साल की यात्रा महज कुछ नियम कानूनों को एक किताब में छापने की यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसे देश को एक धागे में पिरोने का महायज्ञ था जो 500 से अधिक रियासतों, दर्जनों भाषाओं और कई धर्मों में बटा हुआ था। एकदम सही। 1895 में जो एक धुंधला सा विचार था, उसने 1950 में एक ऐसे जीवंत दस्तावेज का रूप लिया जिसने पहली बार करोड़ों शोषित और वंचित भारतीयों को ये एहसास कराया कि ये देश उनका भी है। हाँ, कि इस देश पर उनका भी उतना ही हक है जितना किसी और का। हम्म। संविधान निर्माताओं ने सिर्फ अपने वर्तमान को नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने आने वाली सदियों के भारत की एक बेहद मजबूत नींव रखी। एकदम सही बात है। इन पन्नों में सिर्फ स्याही नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की उम्मीदें और उनका संघर्ष दर्ज है। तो इस गहन चर्चा के अंत में हम सभी श्रोतागण के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता और अपनी अथक मेहनत से हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये कोई किताब अकेले तय नहीं कर सकती। सही कहा, ये हर नई पीढ़ी को खुद तय करना होगा। बिल्कुल। क्या हम आज उन आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं जिनकी कल्पना 1946 के उस हॉल में की गई थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। संविधान निर्माण के इस अद्भुत सफर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य सभी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल तथा यूट्यूब चैनल RAS एग्जाम प्रेप से जरूर जुड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहन चर्चा के साथ।